हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा था दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है वो आज हम देखेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास एक प्रश्न यहाँ से उठ सकता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर दिखाइए। तो पहले समझने के लिए एक बार फिर से हम दूरी को समझने की कोशिश करते हैं। एक बिंदु है हमारे पास ए और एक व्यक्ति इस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है किसी भी दिशा में। निश्चित नहीं है दिशा, मतलब दिशा की बात नहीं कर रहे, दिशा निश्चित है। और ये पहुंच गया बिंदु बी पर। तो दूरी के लिए हम क्या कहेंगे कि गतिशील वस्तु द्वारा, मतलब एक वस्तु थी जो बिंदु ए से गति करते हुए बी पर पहुंची है। बिंदु ए से बी पर गति करते हुए पहुंची है, तो इसके द्वारा तय की गई लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। किसी समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, ये तो हो गई हमारी जो लंबाई दी हुई है, ये हो गई दूरी। इसमें हम दिशा की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन, अच्छा इस तरह से समझेंगे कि जब दिशा की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब दूरी हमारी अदिश राशि है। एक पॉइंट यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि दूरी हमारी अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। इसके बाद विस्थापन के बारे में जानते हैं। हमने कहा बिंदु ए से बी तक जाने के लिए एक निश्चित दिशा में जाना होगा, और यहाँ से इस बिंदु तक ए से बी तक पहुंचने के लिए जो न्यूनतम दूरी होगी, जो सबसे कम दूरी होगी, उसी को हम कहते हैं विस्थापन। विस्थापन ये हो गया हमारा विस्थापन। और इधर वाली जो लंबाई है, ये न्यूनतम जो लंबाई होगी हमारी, ये विस्थापन। और ये जो लंबाई है, इसको बोलेंगे हम दूरी। दूरी ये भी दूरी ही है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विस्थापन। और इस न्यूनतम दूरी से ए से बी तक पहुंचने के लिए हमें एक निश्चित दिशा में जाना होगा, इसलिए ये हमारी हो गई एक सदिश राशि। ये हो गई हमारी सदिश राशि। तो अंतर में पहला अंतर जब लिखते हुए हम लिखेंगे, पहले पॉइंट में अपना लिखेंगे कि दूरी क्या है, ये किसी निश्चित समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन में क्या लिखेंगे, उसी पॉइंट में करके विस्थापन में लिखेंगे कि गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पे हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु है जहाँ पर जाना है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को एक निश्चित दिशा में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए जो न्यूनतम दूरी होगी हमारी, वो है हमारा विस्थापन। तो ये हमारा इस तरह से पहला पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि दूरी हमारी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। इसके अलावा दूरी के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे कि दूरी हमारी हमेशा धनात्मक होगी, मतलब कि दूरी जब भी होगी धनात्मक में होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है दूरी। तो दूरी हमेशा सदैव धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन क्योंकि दिशा को बताता है, इसलिए ये ऋणात्मक भी हो सकता है। दूरी हमारी सदैव धनात्मक रहेगी, जबकि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, एक बिंदु से अगर मान लीजिए हम चले और घूम टहल के फिर से इसी बिंदु पर आ गए, तो इसका मतलब हमारी जो दूरी है वो तो धनात्मक हुई, कुछ हम चले हैं, लेकिन जो विस्थापन हुआ वो शून्य हो गया। विस्थापन शून्य हो गया। कैसे? क्योंकि हमारा जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी थी वो कितनी हो गई? शून्य हो गई। फिर से उसी बिंदु पर हम आ गए घूम करके, इसलिए विस्थापन शून्य हो गया, जबकि दूरी हमारी धनात्मक रहेगी, कुछ न कुछ हम चले हैं। तो इस तरह से
हमारा विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं धनात्मक हो रहा है, तो धनात्मक हो सकता है। ऋणात्मक कब होगा? जब हमारी दिशा में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, दिशा को दिखाते समय जब हम दिशा में परिवर्तित हो जाएंगे तो वहां पे हम ऋणात्मक हो जाएगा हमारी सदिश राशि है, क्योंकि दिशा को भी दिखाता है, इसलिए ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है विस्थापन। इसके बाद जो हमारा अगला टर्म है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है कि एक समान गति और असमान गति क्या है। एक समान गति क्या है? एक निश्चित समयांतराल में, नियत समयांतराल में समान दूरी अगर तय करती है कोई गतिशील वस्तु अगर एक निश्चित समयांतराल में, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है जो एक समान चाल से, कह रहे हैं अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है एक समान गति से, इसका मतलब ये है कि अगर ये एग्जाम्पल ये समझते हैं कि 5 बजे से चलना प्रारंभ कर दिया सुबह, तो ये 6 बजे से अगर 5 किलोमीटर तय किया 6 बजे तक, तो अगले फिर एक घंटे में 7 बजे ये फिर उतनी ही दूरी तय करेगा। तो मतलब निश्चित समय अंतराल में 1 घंटे के समय में 5 किलोमीटर चला तो अगले 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर ही चलेगा। इसको हम कहते हैं एक समान गति। असमान गति क्या है? उसी का उल्टा कर देंगे कि समान समयांतराल में, समान समयांतराल में असमान दूरी जब कोई गतिशील वस्तु तय करती है तो उसे हम कहेंगे असमान गति। अगला जो टॉपिक है हमारे पास है चाल। इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। चाल इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्पीड किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एक वस्तु है जो गतिशील है, मान लेते हैं यहाँ से ये इस प्रकार से पहले 3 किलोमीटर इधर चली, फिर यहाँ से मुड़ करके ये 4 किलोमीटर इधर चली, और ये मान लीजिए बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और ये बिंदु बी से टर्न होकर के सी पे पहुंच गई। तो इस तरह से गतिशील वस्तु चली हमारी, तो हम समझेंगे कि स्पीड हमारी, चाल हमारी, इसके लिए क्या फार्मूला निकल के आएगा। क्या करेंगे इसके लिए? हम चाल को लिखेंगे हम एक, क्या कहा परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, परिभाषा देखेंगे यहाँ से, गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। फिर से देखेंगे, गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, समयांतराल की बात कर दिया, मतलब जैसे यहाँ पे अभी हमने समझा था समयांतराल का मतलब होता है जो टाइम डिफरेंस है। मतलब जैसे यहाँ से 5 से 6 के बीच में 1 घंटे, तो 6 से 7 के बीच में, इसके बीच में अगर हम देख रहे हैं तो जैसे यहाँ 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चला, यहाँ भी वैसे ही, तो इसे कहते हैं समयांतराल। 5 से 6, 6 से 7 ये सेम समयांतराल है, 1 घंटे का यहाँ। तो समय अंतराल मतलब जो समय का अंतराल है, तो उस समय अंतराल में कितनी दूरी तय कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये 5 किलोमीटर चल रहा है। ये इधर से भी 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है। तो एक निश्चित समय अंतराल में, नियत समय अंतराल में जो एकांक समय अंतराल में जो गतिशील वस्तु दूरी तय करती है उसको हम बोलते हैं चाल। दूरी बटे समय अंतराल, तो ये फार्मूला यहाँ से याद रखेंगे। पहला हम फार्मूला मिला हमें यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल। चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। हम जानते हैं दूरी हमारी अदिश राशि है, तो इसका मतलब चाल भी हमारी अदिश राशि होगी। इसके बारे में भी जान लेते हैं, अदिश राशि है, ये याद रखेंगे। अगर हमारी दूरी अदिश राशि है तो इसका मतलब चाल भी हमारी अदिश राशि है। यहाँ से चाल का मात्रक क्या हो जाएगा देखते हैं। मात्रक हमें पता है दूरी, अगर हम दूरी को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में,
तो हमारा मात्रक क्या निकल के आया चाल का, मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगर हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं और समय अंतराल को घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरह से हमारी चाल का मात्रक मिल गया। चाल का फार्मूला याद रखेंगे, दूरी बटा समय अंतराल। परिभाषा क्या हुई कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, इसलिए चाल भी हमारी अदिश राशि है। चाल का मात्रक हमने पता कर लिया, दूरी का मात्रक मीटर है, समय का सेकंड, तो मात्रक मिल गया हमें मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद जान लेते हैं औसत चाल क्या है। औसत चाल से वही परिभाषा यहीं से हमारी निकल के आएगी। औसत चाल जैसे हमने देखा कि कहीं पे हम चल रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, कहीं पर हम चले 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, कहीं पर हम चले फिर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो इस पूरी यात्रा में, एक मान लो हमने एक यात्रा करी, कुछ देर हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चले और कुछ हम टाइम 10 किलोमीटर प्रति घंटे से और कुछ समय 5 किलोमीटर प्रति घंटे से फिर से चले। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो ये तो अलग अलग चाल हुई, लेकिन औसत चाल मतलब पूरी यात्रा के दौरान हमारी क्या चाल रही, उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड हमारी क्या रही। तो इसके लिए सिंपल सा वही चीज़ है, औसत चाल की हम बात कर रहे हैं, औसत चाल एवरेज स्पीड के बारे में। तो इसमें हम लिखेंगे, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 रफ्तार से हमने तय करी है। तो ऐसी स्थिति में हमारी परिभाषा में से सूत्र निकल के आता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ से औसत चाल का फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे मान लो 1 घंटे में हमने 5 किलोमीटर तय किया, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय किया, फिर अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय किया, तो कुल दूरी हमने तय करी 20। और कुल कितने टाइम लगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो कुल दूरी 20 बटा कुल समय 3। इस तरह से अपनी औसत चाल निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। फिर से वही मात्रक अगर हम पता करेंगे तो मात्रक भी इसका भी वही सेम मात्रक निकल के आएगा, क्योंकि दूरी बटे समय मीटर प्रति सेकंड, सेम मात्रक फिर से निकल के आएगा। इसी में एक और टर्म आता है कि तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल क्या है। तात्कालिक नाम से पता चल रहा है कि जो क्षणिक मतलब बहुत थोड़े समय में, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत थोड़े क्षण के लिए, मतलब कि बहुत थोड़े समय के लिए। जब हम बहुत थोड़े समय के लिए बात करते हैं, देखिए जैसे हमने चाल की बात करी थी कि चाल बराबर हमने जाना दूरी बटे समय, दूरी बटे समय अंतराल। दूरी बटे समय अंतराल, चाल के बारे में हमने जाना दूरी बटे समय अंतराल। लेकिन जब हम तात्कालिक चाल की बात करेंगे, तात्कालिक चाल की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बहुत थोड़ी दूरी के लिए, बहुत थोड़ी दूरी के लिए। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे अगर हमने यहाँ से चाल को अगर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे दूरी को हमने मान लिया स्मॉल s से दिखा देते हैं, और इसी तरह से समय को अगर स्मॉल t से दिखा रहे हैं, समय को स्मॉल t से, और चाल को हम स्मॉल u से दिखा रहे हैं। दिखाने का मतलब मान रहे हैं, सूत्र बनाने के लिए अपना डिनोट कर रहे हैं इससे, कि चाल को हम u से डिनोट कर दे रहे हैं, दूरी को s से और समय अंतराल को t से। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखिए तत्कालिक चाल की जब हम बात करेंगे, तत्कालिक चाल को तुरंत चाल को हम u से दिखाते हैं, तो तत्कालिक चाल को हम दिखा देंगे डेल्टा u से। डेल्टा का मतलब, दिखाने का मतलब ये है कि बहुत थोड़े समय की बात कर रहे हैं, बहुत थोड़े समय के लिए हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा दूरी को फिर वही हम तात्कालिक जब बात हो गई, इसका मतलब डेल्टा एस अपान में समय अंतराल मतलब बहुत थोड़े समय के लिए, मतलब डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारी एक फार्मूला ये निकल के आएगा, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी।
तात्कालिक चाल की जब हम बात करेंगे, डेल्टा यू बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी फार्मूले हमने पढ़े, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, अंकीय जो प्रश्न होते हैं हमारे उसको हल करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे वेग के बारे में, और चाल और वेग में भी किस प्रकार से संबंध है ये भी जानेंगे। ये सब अगले वीडियो में। इसलिए आज तक के लिए जो हमने पढ़ा है फार्मूला वगैरह, ये सब अच्छे से आप दोहराइए, पढ़िए इसको अच्छे से, इसके बाद ताकि हम अगला अपना अंकीय प्रश्न भी अच्छे से कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।